हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जे मेंस और जे एडवांस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के हमने 3 लेक्चर किए हैं। बायो-सैवर्ट्स की लॉ की मदद से हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, और सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेशन लेके आ गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मेंस के क्वेश्चन भी लेंगे और थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चन भी हम 1-2 ले लेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चंस आए तो उसको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। टाइमर लगा के भी कर सकते हो जिससे कि आपको और बेनिफिशियल हो, बिकॉज अगर एग्जाम का माहौल बना के रखोगे ना तो आपको फिर क्या है कि पेपर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हो सके तो टाइमर लगा लो, नहीं हो रहा टाइमर तो कम से कम वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। तो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 फॉर्मूले हैं, उसका जस्ट आपको 2 मिनट का रिवीजन करा देता हूं जिससे कि आपको यूज़ करने में फ़ायदा हो। देखो, हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग स्ट्रेट कॉइल हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो किसी पी पॉइंट पर, देखो किसी पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी हो जो कि इस स्ट्रेट वायर से ए डिस्टेंस दूर हो, और जो पी पॉइंट जो है वायर के 2 एंड से, हर बात ध्यान सुनना, हाँ, पी पॉइंट जो है वायर के 2 एंड से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास फाइनाइट वायर है। तो इस फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है देख लो। अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है μ0/4π इंटू I/A, और यहाँ पे आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। पहला तो ए जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और दूसरा अल्फा और बीटा जो है वायर के एंड पॉइंट से सबटेंडेड एंगल है, ठीक है। अल्फा देखो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, बीटा जो है नीचे की तरफ इस तरफ आ रहा है, और ये ए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, डायरेक्शन निकालने तो आपको आता ही है कि थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर कर्ल करो, जहाँ पे आपका फिंगर कर्ल कर रहा है वही होगा इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है स्ट्रेट वायर की वजह से। और दूसरी सेकंड केस हमने किया था सर्कुलर वायर। तो सर्कुलर वायर का रेडियस r हो, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फॉर्मूला क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है μ0/2 इंटू I/A। हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ए जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होता है, तो यहाँ पर लिख दो रेडियस। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये सेंटर का है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो ये वो पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करो, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा भी एक तरीका था डायरेक्शन निकालने के लिए, मतलब सेंटर पे क्या करना होता है, आपको करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना होता है, जहाँ पर थंब पॉइंट करे वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल इन द सेंटर, ठीक है। उसका एक दूसरा फॉर्मूला है कि मतलब सेंटर पर निकालने के लिए आप कर्ल करो फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जहाँ पर आपका थंब पॉइंट करे वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 तरीके हैं सेंटर पर निकालने के। और तीसरा हमने देखा था कि सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, ठीक है, मतलब इस तरह से लूप हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो I, ठीक है, इसका रेडियस सपोज R हो, और सेंटर से जो डिस्टेंस हमारा वो x है, ठीक है, सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस है वो x है। ओके, तो यहाँ पर P पॉइंट पर हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तब हम क्या करते थे, सपोज इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा हो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, क्या पता आपको याद हो, देखो μ0I कैपिटल R², और नीचे एक 2 का फैक्टर भी आता है, इसको भी ध्यान रखना, और R² प्लस x² रेज़ टू 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x। तो किसी भी x डिस्टेंस पर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये सब निकालना सीखा है, और भी डिफरेंट किए हैं, ग्राफ निकालना सीखा है हमने, ठीक है। और इसके हमने डिफरेंट केसेस लिए हैं, जैसे कि सर्कुलर लूप था, हमने यहाँ पर एक जनरल केस भी लिया था। इस तरह से आर्क हो हमारे पास इस तरह से आर्क हो जो कि थीटा एंगल बना रहा है। जैसे यहाँ सर्कल में थीटा एंगल क्या होगा, सर्कल में यहाँ पर थीटा एंगल होता है 2π, वैसे यहाँ पर जो रैंडम एंगल अगर थीटा बना रहा हो, है ना, अब मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, जैसे ये रेडियस है, ये r है,
तब इसका जो फॉर्मूला आता है हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड का, वो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। ठीक है, ये हमारा था जनरल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी केस निकालो, सेमी सर्कल हो तो आप थीटा की जगह पाई रख दो, है ना, रेडियन में रखना है, थीटा किस में रखना है आपको, रेडियन में। जैसे सेमी सर्कल हो थीटा की जगह पाई रख दो, क्वाड्रेंट हो थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो, है ना, 180 मतलब 180 मीन्स पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया, इस तरह से। तो कोई भी आपको थीटा एंगल दिया और डायरेक्टली आप पुट कर दो, डायरेक्टली आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सर्कल है, देखो यहाँ थीटा की जगह 2 पाई रखो तो देखो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई, यहाँ नीचे 2 बचेगा, तो देखो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, इस तरह के हमने डिफरेंट केसेस किए थे। उसी तरह से जो स्ट्रेट वायर है, इसके भी हमने 2 केसेस किए थे, एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक इनफाइनाइट वायर। उसको भी एक बार देख लेते हैं, हमारा लास्ट है, उसके बाद हम अपना लेक्चर अब शुरू करते हैं। ठीक है, 2 केसेस हमने क्या देखे थे, एक सेमी इनफाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जस्ट आपको क्विक रिवीजन है, फॉर्मूला का रिवीजन किस तरह से अप्लाई करना है, बस इसी फॉर्मूला का आपको पूरे लेक्चर में उपयोग करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से अगर इनफाइनाइट वायर हो दोनों तरफ से, ठीक है, और हमको एक रैंडम पॉइंट ए पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमने बताया था कि इनफाइनाइट वायर के लिए जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाती है, ये अल्फा और ये बीटा की वैल्यू, ये अल्फा एंड बीटा वो हो जाते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो 1 + 1 हो जाता है 2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फॉर इनफाइनाइट वायर। ये क्या है, इनफाइनाइट वायर है, और इसको लिख देता हूँ मैं इनफाइनाइट वायर, वायर बोल दो। ओके, वैसे हमारे पास अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, और उसके भी हमने एक पर्टिकुलर केस देखा था। देखो सेमी इनफाइनाइट वायर इस तरह से होता है कि एक तरफ से तो इनफाइनाइट होगा लेकिन दूसरी तरफ से हमको उसका पॉइंट पता हो। देखो समझ लो कुछ इस तरह से, जैसे कि इस तरफ से तो इनफाइनाइट है, मान लो यहाँ से इनफाइनाइट है, लेकिन हमको इसका दूसरा पॉइंट पता है। ठीक है, उसका दूसरा एंड हमको पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरे एंड से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लेते थे और यहाँ पर हमको पी पॉइंट ढूंढना हो। देख लो, एक एंड इनफाइनाइट तक, दूसरा एंड हमको पता हो, तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, पी। हमने उसके देखा था कि जो अल्फा की वैल्यू है वो तो इसमें 90 डिग्री हो जाती है, अल्फा की वैल्यू 90, लेकिन बीटा की वैल्यू आती है 0 डिग्री। ठीक है, एक स्पेशल केस हमने लिया था जिसके एक एंड के जस्ट पैरेलली हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, तो अल्फा इक्वल टू 90 आता था और बीटा इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर बीटा का जो एंगल है ये 0 बन रहा है। ओके, तो इसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आती है, इसके अंदर आप पुट करके देख लो, बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 रखोगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। मान लो इसके अंदर से आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा हो तो। ओके, तो बस इतने ही फॉर्मूले हमारे पास, मतलब सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इसी के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है। तो अब इसको रफ करके अब करते हैं अपना हम क्वेश्चन। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो हम जो है उसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ओके, ये जो होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, और अल्फा बीटा जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस ए और बी देखो इस तरह से वायर दिया है और हमको पी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे हमको यहाँ पर साइड का लेंथ दिया है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हमारा पूरा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट है मीन्स ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो पॉइंट लिया वो एग्जैक्टली बीच में लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली मिडल में है, बिकॉज देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो एग्जैक्टली मिडल में आएगा। तो ये 3 है और ये 5 है, लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं दिया है। हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना।
लेकिन इसमें अल्फा और बीटा दोनों नहीं दिया। देखो अल्फा बीटा हमने यहाँ से एंगल सब्सटेंड करते हैं। देखो वायर इस तरह से ड्रॉ करके मीन्स इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, पॉइंट भी यहाँ पर है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा, और ये हमारा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो हमको कुछ भी दिया नहीं, लेकिन हमको इस साइड दी है तो उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं। अल्फा वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर साइन अल्फा लिखना चाहूँ मैं तो देखो अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे हमको साइन अल्फा बैठा डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, अल्फा वैल्यू ढूंढने की जरूरत ही नहीं, साइन अल्फा मिल गया। साइन बीटा क्या हो जाएगा उस हिसाब से साइन बीटा भी हो जाएगा 3/5 है ना, साइन अल्फा और साइन बीटा वो भी हो जाएगा हमारा 3/5। तो लो बिकॉज यहाँ पे साइन बीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो हो गया 3/5। तो अल्फा बीटा तो मिल गया हमको। अब चाहिए क्या हमको, करंट भी हमको दिया गया है। करंट कितना दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, करंट हमको दिया है 5 एम्पियर है ना। ये लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इतना 3 सेंटीमीटर है, इतना 3 सेंटीमीटर है। अब देखो अब हमको चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये 3 है ये 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है ना। पाइथागोरस थ्योरम a² + b² = c² है ना, तो हमारे ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तब सब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, लेकिन ध्यान से देखना कि हमको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का ध्यान रखना, और ऑप्शन में टेस्ला में दिया है उसमें हम मीटर यूज़ करते हैं। ओके, तो μ0/4 पाई, पहली बात तो μ0/4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ यह तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया भी है, देखो μ0 = 4 × 10⁻⁷, तो μ0/4 पाई करूँगा तो 10⁻⁷ आ गया। ओके, करंट की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 5 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर अपॉन ए क्या होता है बताओ, ए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखो 4 × 10⁻² मीटर, ठीक है, बिकॉज हमको सेंटीमीटर में दिया है तो हमने मीटर में इसको लिखा। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 3/5 + 3/5 हो जाएगा 6/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 + 3/5 तो हो जाएगा 6/5, तो 10⁻⁷ × 5/4 × 10⁻² इंटू हो जाएगा 6/5। तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 6/4 × 10⁻⁻5 देखो -5 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 6/4 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। सिंपल सा क्वेश्चन। कभी आपको अल्फा बीटा नहीं भी दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे कि हम अल्फा बीटा ढूंढ सकें। वायर इसमें स्ट्रेट की बजाय इस तरह से दे दिया था, तो उससे आपको कंफ्यूज होना नहीं था। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लो, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप कॉइल। तो हेक्सागोनल क्या होता है, जिसके इस तरह 6 साइड होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन है ना। ये सारे साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, मैंने डायग्राम भले मिस्टेक हो, लेकिन सारे साइड जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। और साइड 10 सेंटीमीटर दी है हमको, ये साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है 50 टन्स, मतलब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू भी दी है, एन की वैल्यू दी है 50 टन्स। अच्छा, अभी तो हम जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, अगर हमको एन की वैल्यू दी हो, मतलब हम 1 की वजह से निकालते हैं, तो एन अगर 50 है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी आपको एन टन्स दिया हो ना, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सिंपल सी बात है। तो 10 सेंटीमीटर दिया है, 50 टन्स दिया है। ओके, करंट आई, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरह से, और एट द सेंटर ऑफ मीन्स हमको इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल के टोटल 6 साइड होते हैं, हेक्सागोनल के टोटल 6 साइड होते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह के समझ लो एक वायर करके 6 वायर हैं, हम एक की वजह से निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ लो ए है और ये बी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी निकाल लेंगे हम, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, और हमारा फाइनल जो आंसर होगा उसमें हम 6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कर देंगे इस तरह से। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी पहले निकाल लेता हूँ मैं, ए बी वायर का। तो उससे हमको पहली बात तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये कितना होगा, हमको ये साइड दिया है कि ये साइड 10 सेंटीमीटर है ना, साइड हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और दूसरी बात हमको ये एंगल चाहिए, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है।
यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगा, पहली बात तो देखो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, मैंने बीच में से लाइन ड्रॉ किया है, तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हमारा ये हो जाएगा ये देखो ये भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, और क्वेश्चन में दिया है कि 10 सेंटीमीटर दिया है साइड और हेक्सागोनल शेप कॉइल दिया है। ओके, अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलेगा, हमको पता है कि जो हेक्सागोनल के सारे साइड्स होते हैं मीन्स वो एक दूसरे से एग्जैक्टली 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, मतलब ये हमारा एंगल है 60 डिग्री, है कि नहीं। तभी तो 60 देखो यहाँ पर अगर ये पूरा एंगल लूँ यहाँ पर तो ये भी हो जाएगा 60। ऐसे इस तरह से बहुत सारे साइड्स हैं, टोटल 6 है हमारे पास। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो हमारे पास 60 देखो ये 60 हो जाएगा, ये 60 टोटल हो जाएगा 360। मतलब हमारा जो ये अल्फा और बीटा मिलके हैं टोटल 60, तो दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 30 और बीटा की वैल्यू उसकी वैल्यू भी है 30 डिग्री। ओके, ये हमारी वैल्यू है 30 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। वैसे इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत थी तो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमको मिल गया कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। मिला कि नहीं मिला, कैसे मिला, देखो हमने मोल लिया, ये देखो पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई होता है, मीन 360 डिग्री होता है। तो उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट हो जाएगा 60 डिग्री और एक पार्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है 30 और 30 के, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, इतना तो ईजी आपको समझ पड़ गया होगा बिकॉज आप 4th चैप्टर में आ चुके हो क्लास 12 के। तो अल्फा बीटा हमको मिल गया। अब देखो हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज हमको ये साइड पता है, हमको ये साइड चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan 30 का। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या यूज़ करता हूँ, tan 30 फॉर्मूला क्या हो गया 5/a, ये फॉर्मूला होगा tan 30 का। बिकॉज हमको साइड कौन सा चाहिए, हमको ये साइड चाहिए और हमको ये साइड दिया है, तो tan 30 फॉर्मूला यूज़ किया। ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 5/a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√3, 1/√3, तो इक्वल टू 5/a, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 5√3, तो हमको मिल गया a की वैल्यू 5√3। अब हम पुट करते हैं उसके अंदर अल्फ़ा बीटा और a सब मिल गया, और हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a भी लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा μ0/4 इंटू I/a इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पहली बार करा रहा हूँ मतलब एक दोस्तों, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाद में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं। तो μ0/4 और देखो ये एक बार की वजह से मतलब पहले मैं निकाल लेता हूँ। चलो ये हो जाएगा 10⁻⁷ और इंटू करंट कितना है हमको दिया है I, तो करंट I रखो। अच्छा μ0 किसके टर्म में हमको निकालना है, क्वेश्चन देख लो एक बार, हमको किसके टर्म में निकालना है एक बार ऑप्शन, तो μ0I/π, तो μ0I/π के टर्म में निकालना है। तो इधर I रखो, चलो यहाँ पर μ0 लिखो, μ0/4 रखो, और नीचे a की वैल्यू क्या है 5√3, तो यहाँ पर रखो 5√3 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 30 प्लस साइन 30 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, वो हो जाएगा 1, है ना, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए भी क्या निकला हमारे पास, एक ये साइड की वजह से, जो कि आ रहा है μ0I/4 इंटू 5√3, है ना। अब हमको चाहिए पूरे वायर के लिए, मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो हमारे पास टोटल 6 वायर हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ ए बी करूँगा, ठीक है। तो 6 टाइम्स ऑफ μ0/4 समझ पड़ रहा है ना। हमने एक साइड का निकाला है, हमको सारे साइड का चाहिए, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे बिकॉज सबका डायरेक्शन भी सेम है। देखो अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेक करूं, इस तरह से करंट का डायरेक्शन दिया है, तो सारे वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी हर डायरेक्शन में सेम आएगा। देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, सारे में डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 6 टाइम्स, बिकॉज सबका वैल्यू सेम आएगा ना। तो μ0 आ रहा है 4 इंटू I, यहाँ पे आ रहा है I अपॉन नीचे आ रहा है 5√3, इस तरह से आया, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो
हम ये हमारा क्या है, हमारे पूरे हेक्सागोनल वायर की वजह से है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे n टर्न्स भी दिया है, 50 टर्न्स दिया है ना, तो यहाँ पर हमको 50 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नेट। तो अगर n टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू 6 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन 5√3। और दूसरी बात, ये जो 5√3 है ना, ये हमको किस में दिया है, देखो ये सेंटीमीटर था ना, तो हमारा ये सेंटीमीटर में है, तो हमको इंटू 10⁻² भी करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 10⁻², बिकॉज सेंटीमीटर में था, वो सब बात आपको ध्यान रखना है। इंटू हो गया 10⁻²। और क्या रह गया, सब टर्म्स हो गया। अब हमको लिख के बस उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है म्यू नॉट आई अपॉन पाई के टर्म में। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई को साइड में निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन पाई को साइड में निकाल लो। n कितना दिया है 50 इंटू 6 अपॉन नीचे क्या है 4 इंटू 5√3 इंटू ऊपर हो जाएगा 10⁻²। यही बचा है ना, देखो 6/4, ओके 6/4 इंटू 50 n टर्न्स की वजह से, अपॉन नीचे 5√3 है और इंटू 10⁻² ऊपर चला गया, ओके। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, देखो हमारा आंसर क्या आता है। तो पहली बात तो 5 10 कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, और देखो 2 2 कैंसिल कर देता हूँ, और 2 3 और 2 1 और 2 5 तो यहाँ पर बच रहा है 15/√3। क्या बच रहा है 15/√3। अच्छा √3 से इसको √3 कैंसिल कर देता हूँ, ये ऊपर हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 5√3 इंटू 10⁻²। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 500, ओके 500√3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमको n टर्न से मल्टीप्लाई भी करना था, अगर आप n टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका आंसर 5√3 आ जाता, मतलब 50√3 ऐसा कुछ आंसर आ जाता, लेकिन वो गलत होता, बिकॉज हमने एक पूरे वायर को जैसे फाइंड कर लिए, लेकिन हमको 50 टर्न्स दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास टोटल 50 वायर्स हैं, तो हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तब हमारा आंसर क्या आ गया 500√3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हमने एक वायर को जैसे फाइंड किया, बाकी सब वायर को जैसे हमने उसको ढूंढ लिया, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, अल्फा बीटा फाइंड किया, हमने आंसर निकाल लिया, ओके। तो अब इसको रफ करता हूँ। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जेईई में। सारे क्वेश्चन जो अभी करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, तो ओके थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। हमारे पास इस तरह सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस आर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। चलो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2√2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√2 हमको दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंटर का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर का, ये हमारा एक्सिस वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एक्सिस। ये हमको रेशियो फाइंड करना है ना, जो कि डिस्टेंस है 2√2। हमारा जो एक्स की वैल्यू दी है इसमें ना 2√2 दिए हैं। तो पहले बस सेंटर फाइंड कर लेते हैं। सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/2 इंटू I/A, I/R, आर लिख दो। तो क्या दिया है हमको, कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, चलो कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसको ऐसे ही रखो, ये हमारा सेंटर का फॉर्मूला है। अब हमको डिस्टेंस ढूंढना है 2√2। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है μ0IR² अपॉन R², नीचे 2 का टर्म भी आता है, ओके, R² + X² रेज़ टू 3/2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें x की जगह पर 2√2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो μ0IR² और नीचे क्या हो जाएगा 2 × R² प्लस x की जगह पर 2√2 पुट करो, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो हो जाएगा 8R² रेज़ टू 3/2। तो यहाँ पर बचेगा 9R² हो जाएगा, तो 9R² रेज़ टू 3/2। और नीचे क्या बचेगा, देखो 9R² बचेगा, मीन्स 3R का होल स्क्वायर समझ लो इस तरह से, 3R का होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2,
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3r का क्यूब में तो 27r हो गया। देखो नीचे क्या आ रहा है 27r क्यूब, तो आ रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 27r क्यूब। तो देखो यहाँ से एक r बच रहा है। ओके, अब दोनों का रेशियो लोगे आप तो b अपॉन सेंटर अपॉन b अपॉन एक्सिस, तो ये सब तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो म्यू नॉट आई 2r ये सब कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, और म्यू नॉट आई अपॉन 54r, तो ये म्यू नॉट आई कैंसिल, r से r कैंसिल, 54/2 तो मेरा आंसर आ जाएगा 27। 54 ऊपर गया तो 54/2 आंसर आ गया 27। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको एक एक्सिस पर पॉइंट दिया था, इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से एक्सिस पर, ये हमारा डिस्टेंस है 2√2 था, हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें सेंटर पर, तो दोनों का हमको रेशियो लेना था, हमने उसको निकाल लिया। तब इसको रफ करते हैं। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, पॉज करके ज़रूर ट्राई करें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप सिर्फ लेट के देखते रहोगे वीडियो तो अभी तो आपको समझ पड़ेगा, लेकिन जैसे टाइम बीतेगा, मीन्स एक आधा महीना बीतेगा, 10 दिन बीतेगा, तब सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। तो आप खुद से ज़रूर से ट्राई करो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर भी एक बार देख कर आएँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन। अ वायर bent in a shape of circle of a arc of a circle carrying a current of 2 ampere and having a radius of 2 centimeter। देखो यहाँ पे 2 आर्क दिए हैं। पहली बात तो एक इस तरह से दिया गया है, जो कि इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और इसका रेडियस जो है, हमेशा डायग्राम बना लेना चाहिए जिससे कि आपको इजी पड़े। देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन में, बड़ा वाला भी एक आर्क दिया गया है इस तरह से, जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 2 आर्क दिए गए हैं, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में है इसमें भी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो, इसका वायर जो है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, और प्लेस्ड इन फिगर करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब हमको एक एंगल दिया 90 डिग्री, एक एंगल दिया 60 डिग्री। अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी, मतलब ये हमारा अंदर वाला ए है, बाहर वाला बी है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे। देखो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, उसका रीज़न है, ध्यान से देखोगे ना तो हमको अभी तक आदत क्या पड़ी है हमारी, उसको रीज़न बताता हूँ क्वेश्चन ठीक क्यों है। हमको आदत क्या पड़ी है कि हमारे पास फॉर्मूला हो डायरेक्ट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब सर्कुलर आर्क का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना इस तरह से, कि थीटा एंगल हमको दिया हो अगर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा करना होता है हमको, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी थीटा दिया होता है हम यहाँ पर वही थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो थीटा जो है इसका बाहर का एंगल दिया है, समझो, मतलब इसमें ये थीटा, इसमें इन्होंने ये वैल्यू नहीं दी है, इसमें इन्होंने ये वैल्यू हमको दिया है। देख लो, ये जो है हमको 90 डिग्री और 60 डिग्री बाहर का एंगल दिया है, हमको अंदर का एंगल नहीं दिया है ये वाला। हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम तो यूज़ करते हैं एंगल अंदर वाला ना। जैसे कि हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेंट हो तो हम तो अंदर वाला एंगल यूज़ करते हैं ना, लेकिन इन लोगों ने हमको कौन सा एंगल दिया है, बाहर वाला। देखो ध्यान से, बाहर का एंगल दिया है कि नहीं, अंदर का एंगल हमको नहीं दिया है। ओके, हम क्यों यूज़ करते हैं अंदर का एंगल। तो अंदर का एंगल क्या होगा, देखो अगर बाहर का एंगल इतना है तो टोटल तो 360 होता है, तो अगर बाहर का 60 होगा, पहले ए की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, तो उसके लिए जो अंदर का एंगल होगा, मीन्स उसके लिए जो थीटा होगा, ए वाले के लिए जो थीटा होगा वो होगा, अगर बाहर का देखो 90 है तो मतलब 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 250, है ना। 360 माइनस 90 हो जाएगा 270। ओके, 270, हाँ, 60 प्लस 30 90। ओके, 270 हो गया। और दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी की बात करूं तो उसके लिए हमारा जो थीटा एंगल होगा
360 माइनस 60 हो जाएगा 300। लेकिन तो डिग्री में हम तो हमेशा रेडियन में यूज़ करते हैं, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इंटू 5 पाई/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से पाई/180 इस तरह से कन्वर्ट करते हैं ना रेडियन में। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो हो जाएगा 3 पाई/2। ओके, उस हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो ये हो रहा है 5 पाई/3। अगर आपको चलो ये नहीं भी करने आता हो ना, तो अगर आपको इतना पता है कि ये 60 डिग्री होता है पाई/3, तो आप 2 पाई में से पाई/3 माइनस कर दो। इस तरह से 2 पाई माइनस पाई/3, तो 3 2 6 माइनस हो जाएगा 5 पाई/3। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे आपको 90 डिग्री पता है पाई/2 होता है, तो 2 पाई में से पाई/2 माइनस कर दो, तो भी आ जाएगा आपका 3 पाई/2। चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो, दोनों तरीका आपका सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो आपको आने चाहिए, बिकॉज ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो हमको ये दोनों वायर के वजह से हमको करंट मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो फाइंड करना है। तो पहले ड्यू टू ए वायर फाइंड करूं, तो देखो इसके एंगल दिया हमको 3 पाई/2, तो यहाँ पर चलो करते हैं यहाँ पर। तो ड्यू टू ए हो जाएगा, देखो μ0/4 पाई, तो सेम करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ए वायर की वजह 2 एम्पियर। रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर रहने दो, बिकॉज रेशियो वैसे भी कट हो जाएगा दोनों सेंटीमीटर। या तो आप 10⁻⁻² कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इंटू थीटा कितना है इसका ए वाले का 3 पाई/2, यहाँ पर रखो 3 पाई/2, सारा खेल थीटा का ही है। अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी कितना हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर 3 एम्पियर, और रेडियस कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10⁻² इंटू एंगल कितना है इसका एंगल है 5 पाई/3। तो ध्यान से देखोगे इन दोनों का रेशियो लूँ, अगर मैं BA/BB करता हूँ, तो पहली बात तो μ0/4 पाई ये कैंसल, ये 10⁻² कैंसल, ये पाई से पाई कैंसल, और क्या बच रहा है देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा है 3/2, और नीचे क्या बच रहा है देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच रहा है 5/4, यही बच रहा है ना नीचे 5/4, ऊपर बच रहा है 3/2। ओके, और कुछ तो बचा नहीं है। ओके, 5/4 3/2, हाँ। तो ये ऊपर जाए, देखो यहाँ से 3 4 12/10, तो 12/10 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 6/5। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 6/5 आएगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही ट्विस्ट था कि जो हमको एंगल दिया था ना, बाहर वाला एंगल दिया था, बाकी फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन करके आंसर था। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो बिकॉज इसमें बाहर का एंगल दिया था, हमने अंदर का एंगल फाइंड करके फिर आंसर निकाला। ओके, तो इसको हम रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन लोग पूछ लेते हैं। तो अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे ना, तो जितने भी कॉन्सेप्ट मतलब उन लोग जितना पूछ चुके हैं, बिकॉज समझो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब JEE मेंस और JEE एडवांस तक के। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो उन लोग जितने वैरायटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो आपको उनके कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा क्या वो लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कभी भी मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो सारे ही खत्म कर लो, उसके बाद जो है बुक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, कौन सा हमारा लेवल है और आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। One of the two identical conducting wires of length L is bent in a form of circular loop and other into a circular coil of, ठीक है, and the other wire into circular coil of n turns। हमारे पास एक वायर है, देखो समझो, जिसके पास मतलब वायर जो है उसका लेंथ जो है L है, ये वायर का लेंथ L है। तो इसी वायर को पहली बार हमने बनाया एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है R, ठीक है, L लेंथ का वायर है, हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया इसको घुमा के ऐसे पूरा, उसका रेडियस है R। और उसी वायर को मतलब सेम लेंथ के वायर को हमने कन्वर्ट किया है इन द सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न, मीन्स उसी वायर को हमने इस तरह से
n टर्न्स वाले कॉइल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो है एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं, मतलब ये जो कॉइल्स होते हैं ना, इसको इस तरह से ड्रॉ करके देखो तभी आपको समझ पड़ेगा कि ये कॉइल्स होते हैं एकदम नज़दीक होते हैं इस तरह से, लेकिन वो कॉइल के अंदर टोटल n टर्न्स हैं। मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते पर इतना नज़दीक होते हैं। और एक कॉइल के अंदर टोटल कितने टर्न्स हैं? टोटल है n टर्न्स इसी वायर को। ठीक है, इसका टोटल लेंथ L है, इसका भी टोटल लेंथ L है। तो हमको पूछा है कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंटर टू द सेंटर ऑफ द कॉइल BC, द सेम करंट इज पास। ओके, तो हमारे पास ये है और ये है, दोनों का हमको रेशियो पूछा है BL/BC, B1 अपॉन BC, ठीक है, ऑफ लेंथ L, BC क्या सेंटर। ठीक है, तो इफ द सेम करंट इज पास थ्रू बोथ, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप B1 टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द लूप B2। B1 और B2 कौन सा है? चलो ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है कि रेशियो क्या आ रहा है। देखो, तो पहले इसकी वजह से फाइंड करता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? μ02 इंटू I/R, बिकॉज ये तो सर्कुलर कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही आ जाएगी, सिंपल है कि नहीं, बिकॉज इसका रेडियस R है और इसका जो है ये। अब देखो समझो, हमारे पास L लेंथ का वायर था, हमने L लेंथ के वायर को एक सर्कुलर रेडियस में बनाया जिसका रेडियस R है। ठीक है, तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू हो जाएगा 2πr, है ना। यहाँ पे L इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πr। और इसी वायर को हमने n टर्न से कन्वर्ट कर दिया, इसका रेडियस कुछ ना कुछ कम हो गया होगा, r डैश, है ना, रेडियस कुछ ना कुछ कम होगा। अब जो L वायर है इसका क्या हो जाएगा? देखो L इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2πr डैश, है कि नहीं। हमको इसका देखो, बिकॉज L लेंथ, हमारे पास टोटल लेंथ L है, हमको टोटल लेंथ L कैसे मिलेगा? मान लो हमारे पास इस तरह से एक लूप है, ऐसे 2 लूप है, 3 लूप हैं, तो एक लूप का जो टोटल लेंथ होगा वो 2πr होगा, 2πr डैश। 2 लूप का टोटल लेंथ तो 2 इंटू 2πr डैश। ऐसे n लूप हैं तो टोटल लेंथ कितना मिलेगा? n इंटू 2πr डैश। ये समझ पड़ा कि नहीं? एक लूप का टोटल लेंथ कितना होगा? 2πr डैश। ऐसे हमारे पास टोटल कितना टर्न्स है? n टर्न्स है, तो उसमें टोटल लेंथ कितना होगा? n इंटू 2πr डैश। और कितनी किसके इक्वल होगा? वो L के इक्वल होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर L की वैल्यू 2πr है, वहाँ पर L की वैल्यू है 2πr डैश इंटू n। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो देखो क्या हो जाएगा? 2πr इक्वल टू n इंटू 2πr डैश। अभी ये क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। देखो 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ पे जो r डैश की वैल्यू मिलेगी ना वो r/n हो जाएगा। यही पॉइंट बच्चे पकड़ नहीं पाते, उन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रेशियो ले लेते हैं। तो अब देखो मेरे को जो B2 मिलेगा, जैसे कि हमारा B2 है, ये B1 था, तो B2 जो मिलेगा हमको वो मिलेगा μ02। पहली बात तो इसके अंदर टोटल n टर्न्स है, तो इसे n से मल्टीप्लाई करो, n इंटू μ02 इंटू I/r डैश। ठीक है, r डैश लिखना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे टोटल n टर्न्स हैं, तो एक लूप के वजह से होगा μ02 इंटू I/r डैश। n लूप है तो इतना फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे r डैश की वैल्यू r/n रखो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? n इंटू μ02 इंटू I/r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/n। अब हम दोनों का रेशियो ले सकते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर मैं B1/B2 करता हूँ, अगर मैं B1/B2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? μ0/I/2r, और यहाँ पर हो जाएगा n² μ0I/2r। तो ये तो कैंसिल पूरा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1/n²। तो ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर आ रहा है B1/B2 की वैल्यू। यहाँ पर देखो 2 मिस्टेक कर सकते हो। पहले तो आप n टर्न्स लेना भूल जाओ, दूसरा कि आप दोनों का रेडियस सेम ले लो। दोनों का रेडियस सेम नहीं होगा, बिकॉज समझो हमारे पास वायर का लेंथ तो यूनिफॉर्म ही, इतना ही लेंथ है हमारे पास वायर का, उसका हमने इतना बड़ा लूप बनाया और इतने लेंथ का इतना बड़ा लूप बनाया बहुत सारे टर्न्स का, तो रेडियस तो कम हो जाएगा ना। जैसे कि एक बड़ा वायर है तो उसका बड़ा लूप बनाओगे एक ही बनेगा, पर छोटे छोटे बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं, इस तरह से, तो उसका रेडियस भी कम हो जाएगा। तो रेडियस कितना कम हुआ? r/n हो गया रेडियस। ठीक है,
तो उसके ऊपर से हमारा जो रेशियो है 1/n² आया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, भले इजी क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप ट्राई कर लो, एक बार पॉज कर लो फिर ट्राई कर लो। अगर हमने उसको n टाइम्स में घुमा दिया तो उसका रेडियस भी n टाइम्स कम हो जाएगा, और बिकॉज हमारे पास एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको तो हमने n9 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी कुछ इसी टाइप का है। 2 आइडेंटिकल वायर्स A एंड B, मतलब 2 वायर है जो कि आइडेंटिकल हैं। ठीक है, मतलब वायर का लेंथ सेम है। A एंड B ईच ऑफ लेंथ L, दोनों का लेंथ क्या है, L है। कैरी द सेम करंट I। अब वायर A इज बेंड इनटू सर्कल, एक वायर को हमने सर्कल बना दिया इस तरह से जिसका रेडियस है R, और दूसरे वायर को, चलो इसको थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक वायर को हमने बना दिया इस तरह सर्कल जिसका रेडियस है R, और दूसरे वायर को हमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, जिसका साइड कितना है, जिसका साइड है A। अब पूछा है कि इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। जैसे ये A है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। सिंपल, हमको पता है कि दोनों वायर का लेंथ L है, मतलब यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे L की वैल्यू है 2πr, है कि नहीं, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये स्क्वायर है तो टोटल लेंथ हो जाएगा 4a, तो यहाँ पे L की वैल्यू होगी 4a। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो इजी है। इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट यही है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का लेंथ L है तो यहाँ पे L की वैल्यू है 2πr और इसका जो है ये 4a। ठीक है, मतलब 2πr और इक्वल टू 4a लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा 2πr इक्वल टू 4a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ रहा है a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से, अच्छा ये 2 यहाँ पे आएगा, तो πr/2 इक्वल टू a आ रहा है। तो बस इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे लास्ट में, रेशियो निकालेंगे तब। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a निकालता हूँ, तो a का तो सिंपल μ0/2 इंटू I/r, a का तो निकल गया बिकॉज ये सर्कुलर लूप है। अब देखो b का निकालेंगे, b हमारे पास स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर लूप में टोटल 4 साइड है। समझ लो, मान लो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह टोटल 4 साइड है। आपको पता ही होगा ये 45 होगा तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा a/2 है, ये हमारा a/2 है, तो ये साइड आप निकाल सकते हो कि ये साइड कितना होगा। आई थिंक सो ये साइड भी a/2 हो जाएगा, बिकॉज ये सेंटर का पॉइंट है ना, बिकॉज स्क्वायर का सेंटर है तो पूरा a है, तो इतना हो जाएगा a/2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2 और अल्फा बीटा है वो भी a/2 है। तो फॉर्मूला यूज करो मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हो जाएगा μ0/4π इंटू I/a कितना है मेरा a, चलो इंटू साइन, सर a/2 है यहाँ पर, तो a/2 लिखो, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 1/√2 प्लस 1/√2। तो टोटल बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू μ0/4π इंटू हो जाएगा 2I/a, है ना, ये 2 ऊपर चला गया तो हो गया 2/a/a, और ये हो जाएगा 2/√2, है ना, 1 + 1 2/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, है ना। तब देखो क्या यहाँ से क्या बच रहा है, तो बी नेट इसका आया, ओके, यहाँ पे a की टर्म में आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, ये 4 से 4 कैंसल, तो बच रहा है μ0 इंटू 2I/πa इंटू बच रहा है √2, मतलब 2√2 बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 2√2, यहाँ पे आ रहा है 2√2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो a की टर्म में है, लेकिन हमारा तो पहला आंसर जो है r की टर्म में। अगर हमको दोनों रेशियो लेना होगा तो a और r को दोनों में से मैं किसी एक को चेंज कर देता हूँ। तो मान लो अगर ऊपर वाले को चेंज करूँ तो ऊपर वाले में, चलो मैं इसको नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ, या तो ऊपर वाले किसी को भी आप चेंज कर दो, किसको चेंज करूँ, ऊपर के नीचे,
तो ऊपर को चेंज कर देता हूँ। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू हो जाएगी 2a/पाई। तो आर की जगह पर रख दो 2a/पाई, तो यहाँ पर रख दो μ0/2 इंटू आई इंटू आर की जगह पर रख दो 2a/पाई। अब दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल है ना। आर की जगह पर 2a/पाई रख दिया हमने, 2a/पाई। ओके, अब रेशियो ले लो, क्या हो जाएगा ba/bb कितना हो जाएगा, ये है μ0I/4a और ये है 2√2 μ0I/πa। इस तरह से है ना, 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अब देखो रेशियो लोगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर चला गया ऊपर, ये μ0I और ये μ0I कैंसिल, ये a से ये a कैंसिल, ये पाई उसका ऊपर हो जाएगा पाई स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है 4 2 8√2, नीचे क्या बच रहा है 8√2। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दोनों का लेंथ अगर सेम दिया हो तो ये इक्वेशन बनाओ, इसका लेंथ क्या हो जाएगा टोटल 2πr, इसका हो जाएगा 4a। इस तरह से इक्वेशन बना के इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर आना चाहिए। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा जो मतलब फॉर्मूला है ना, उसके अंदर ए जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसको बार बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कराता हूँ। कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया जे एडवांस का, देखो मैं आज एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जे एडवांस का, जो कि बहुत अच्छा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए पॉइंट को ध्यान से नोट करते रहो और सारे पॉइंट्स का एप्लीकेशन जे एडवांस के क्वेश्चन में होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, जो कि है आपके स्क्रीन पर तो आ ही चुका होगा, तब उसको ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एज शोन इन द फिगर। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा देखिए, घबराने का नहीं, जो भी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल क्वेश्चन। तो एज शोन इन द फिगर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स आर बेंट एट 90 डिग्री एंगल। मतलब कुछ इस तरह से फिगर दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये L पॉइंट है, ये P है और ये S है, ये हमारा Y है। यहाँ पे सेंटर का पॉइंट हमको दिया है O, ये हमारा Q, ये हमारा M, ये N, ठीक है। सब इनफाइनाइटली वायर, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, तो क्या दिया गया है, आर बेंड एट 90 डिग्री, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर हैं ये सब, और करंट का डायरेक्शन इसमें इस तरह दिया गया है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, LB एंड QM आर अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, तो LB एंड QM एक्स एक्सिस पे वो सब ठीक है, चलो। तो OB एंड OQ आर 4 सेंटीमीटर, तो OB एंड ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इज, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड की, वो दी है 10⁻⁴ टेस्ला। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड द 2 वायर्स कैरी इक्वल करंट। यहाँ पे जो करंट है 2 वायर के अंदर वो इक्वल करंट से, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर एंड द डायरेक्शन, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड हमको पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है हमको वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, ये हमारा जो LB और MN है वायर, ध्यान से देखोगे, हमको O पॉइंट पर ढूंढना है ना, O पॉइंट पर, बिकॉज O पॉइंट पर हमको मैग्नीट्यूड दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उससे हम करंट निकालेंगे। तो देखो O पॉइंट पर ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O पॉइंट। और ध्यान से देखोगे ना, तो ये 2 वायर है LB और MN, देखो LB और MQ जो भी है, तो LB एंड MQ आर along the point O. Therefore, magnetic field due to LB and MQ is equal to 0.
बिकॉज देखो ये पॉइंट देखो अलोंग द ओ है, मैंने आपको लेक्चर के अंदर समझाया है कि जब भी ऐसा हमारे पास वायर जो है अगर उसको एक्सटेंड करें, अगर वो ओ पॉइंट को कट कर रहा हो इस तरह से, देखो ये वायर को एक्सटेंड करो तो ओ पॉइंट तक पहुंच जा रहा है, देखो है ना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, दोनों एक पैरेलल हो गए हैं देखो। तो उस केस में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू जीरो हो जाती है, बिकॉज अल्फा और बीटा हम क्या लेते हैं, वायर के परपेंडिकुलर इस तरह से लेते हैं अल्फा और बीटा। तो लेकिन यहाँ पर अगर पॉइंट इस तरह से अलोंग दिया हो वायर के, तो उसमें अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू जीरो, तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगी। अब बचे ये दोनों वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर। तो ध्यान से देखोगे तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनसाइड, मतलब इनसाइड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर की वजह से चेक करोगे देखो करंट अंदर और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनसाइड। तो दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ रहे हैं, मतलब हमको दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना पड़ेगा। तो बी नेट हो जाएगा मेरा बी ड्यू टू पी एस प्लस बी ड्यू टू एन क्यू। ठीक है, दोनों वायर की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज देखो डायरेक्शन दोनों सेम है, इनसाइड और यहाँ पर भी इनसाइड। तो अब देखो ध्यान से, खाली इतने वायर को देखूँ तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। देखो एक पॉइंट पर हमको पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए क्या दिया है हमको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁻² कर लो। वैसे इसका भी यही हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई इंटू 4 इंटू 10⁻²। इसका नेट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नेट आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 4 इंटू 10⁻²। ओके, इस तरह से आ रहा है। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला 4 पाई को, और इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, बिकॉज दोनों को ऐड करोगे तो एक 2 ऊपर आ जाएगा, तो एक 2 से 2 नीचे कैंसिल। तो हमारी ये बी नेट की वैल्यू है, और यही बी नेट की वैल्यू हमको दी गई है 10⁻⁴ टेस्ला, तो उससे हम करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁴ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू आई अपॉन 2 इंटू 10⁻²। इससे देखो आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू आई अपॉन 2। तो आई की वैल्यू आ रही है 20 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया 20 एम्पियर, और डायरेक्शन हमको पता है कि इनसाइड द प्लेन होगा, है ना, इनसाइड द प्लेन। मतलब ऑप्शन में किस तरह से दिया है, ऑप्शन में देखो किस तरह दिया है 20 एम्पियर और इनटू द पेज, मतलब पेज के अंदर जा रहा है, देखो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर जा रहा है इस तरह से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इनसाइड जा रहा है ना डायरेक्शन, आउटसाइड होता तो करंट डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो आउटसाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 2 वायर थे, दोनों वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दिया। देखो दोनों वायर की वजह से डायरेक्शन सेम था, दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हमने उसको ऐड किया। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो उसको सेपरेट करते। हाँ, ये बात ध्यान रखना। इसको मैं रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेरी लॉन्ग वायर, मतलब एक वायर हमको दिया गया है जो फिगर में हमको दिया है, इज कैरिंग अ करंट आई, ए बी एंड बी सी आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, और ऐसा हमको दिया है। ठीक है, मतलब देखो फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया है, और यहाँ से वायर जा रहा है, और यहाँ से ऐसे वायर ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, अब फिगर एग्जैक्टली इमेजिन करके देखो, कुछ इस तरह से ही फिगर है। इस तरह से फिगर है, एक सर्कुलर है, मतलब देखो वायर जो है यहाँ से जा रहा है, देखो ए पॉइंट है, और ये देखो मेरा बी पॉइंट है, और ये देखो डी, और फिर यहाँ पे आ रहा है एम, फिर एन, फिर सी। तो क्या बोल रहे हैं पता है क्वेश्चन में, कि मतलब वायर हम देखो क्या बोल रहा है, ए बी डी एन, देखो ए बी डी एम एन डी सी, मतलब इस तरह से कुछ जा रहा है। मतलब वायर यहाँ से करंट गया, और करंट जो है यहाँ से घूम के फिर करंट जो है यहाँ पे इस तरह से जा रहा है।
मतलब एक वायर को पहले हमने स्ट्रेट वायर बना दिया, फिर इसे सर्कल में घुमा दिया, फिर इसको यहाँ से पास करा दिया। ओके, ये वायर यहाँ से इनफाइनाइट है और ये वायर यहाँ से भी इनफाइनाइट है। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखो आपको कुछ सेक्शन दिख रहा होगा वायर का, लेकिन वो सेक्शन है नहीं वायर का, बिकॉज ये जो है क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ज़रा से मिस्टेक की है। यहाँ पे ये सेक्शन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखो ABDMNDC मतलब सिर्फ इतना ही वायर है। यहाँ पे जो दिया है ये बाय मिस्टेक प्रिंट आउट हो गया है उन लोग से, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस वाले जानते हैं कि बच्चे लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आ जाते हैं, इसलिए उन लोग कभी कभी थोड़ा सा जानबूझ के मिस्टेक कर देते हैं। उनका क्वेश्चन में मतलब बनाने में कुछ ना कुछ एरर रहता है हमेशा। तो देखो इसका सेंटर जो है वो है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पर है। ओके, ये दो इसके परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, AB एंड BC आर पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू सर्कल। देखो ये AB और BC ये पार्ट है, स्ट्रेट है और टेंजेंशियल टू सर्कल है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 वायर की वजह से होगी। एक तो ये हमारे पास AB वायर है, एक तो हमारे पास ये BC वायर है और एक हमारे पास ये सर्कुलर पोर्शन है। तो ये तीनों सेक्शन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो B नेट जो होगा वेक्टर फॉर्म में, उसको वेक्टर के तरीके से एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 प्लस वेक्टर B3, इस तरह से लिखना पड़ेगा। मान ले इसको मैं बोल देता हूँ B1, इसको मैं बोल देता हूँ ये B2 और इसको मैं बोल देता हूँ B3। तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ 3, इसको बोल देता हूँ मैं 2, उसको बोल देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन का वेक्टर एडिशन हमको करना है। तो देखो हमारे पास 3 सेक्शन है, ये AB DC और, तो पहले हम बात करते हैं AB की। तो ध्यान से देखोगे ना, जो AB सेक्शन है मतलब उसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इस तरह से। ये ऐसा मतलब एक वायर है हमारे पास और ये पॉइंट यहाँ पर है, देखो ये पॉइंट यहाँ पर है। तो देखो इसको ध्यान से समझ लो कि मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने वाले आगे। तो देखो हमारे पास ये AB वायर है, ये A और ये B और पॉइंट जो है यहाँ पर है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम देखो क्या समझो, हमारे पास अगर कुछ इस तरह से वायर होता है ना, अगर पॉइंट यहाँ पे होता है तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि वायर से हम परपेंडिकुलरली लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बताओ आप, क्योंकि वायर से ये तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यही होगा ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने इसको देखो ऊपर के लाइन एक्सटेंड किया और यहाँ पर ये हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर देखो हम अल्फ़ा और बीटा क्या लेते थे, देखो ये था हमारा अल्फ़ा और ये था हमारा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा को दोनों हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते थे, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक डायरेक्शन में गया अल्फ़ा और एक डायरेक्शन में गया बीटा। तो इस तरह से हम अपना फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा जो अल्फ़ा और बीटा आएगा ना, मीन्स ये वाला एंगल और जो ये इनफाइनाइट वायर है और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम ही साइड पे आ रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये एंगल भी इसी साइड, ये एंगल भी इसी साइड है। यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ये ऊपर था और ये नीचे था, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दोनों सेम साइड हैं। तो अब देखो मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, मैंने लेक्चर के अंदर जब मैंने डेरिवेशन किया था बायो-सैवर्ट्स लॉ का, तो आपको थोड़ा बहुत बात याद दिलाता हूँ। तब मैं डेरिवेशन कहाँ से कहाँ तक किया था, मैंने फॉर्मूला लिखा था और डेरिवेशन किया था माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक। आपको याद है कि नहीं, मैं डेरिवेशन किया था माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मैंने यहाँ पर माइनस बीटा क्यों लिखा है। मैंने माइनस बीटा इसलिए लिखा था बिकॉज ये जो बीटा और अल्फ़ा थे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो मैंने बोला अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो मेरे को माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, बिकॉज अल्फ़ा और बीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन कभी ऐसा केस आ जाए जब देखो अल्फ़ा और बीटा, देखो अब हमारा कोई एक एंगल बनेगा ये वाला और दूसरा एंगल बनेगा ये वाला, है ना। तब अब देखो अब ऐसा कोई केस आ जाए जब ये सिचुएशन बन जाए जब अल्फ़ा और बीटा सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तब हमारी कहानी किस तरह से चेंज होती है। हमने इंटीग्रेशन इस तरह से किया था बिकॉज अल्फ़ा बीटा अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर माइनस वाला टर्म नहीं लगेगा,
बिकॉज सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला में किस तरह से मॉडिफिकेशन आता था, हम लास्ट स्टेप करते थे। लास्ट स्टेप हमारा क्या लिखते थे हम, μ0/4 I बाई ए। याद है हमने जब इंटीग्रेशन की लिमिट रखी थी तो हमने रखा था साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे सॉरी ऐसा रखा था साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा, इस तरह से हमने रखा था बिकॉज यहाँ पे माइनस बीटा एंगल था। लेकिन सोचो अगर दोनों पॉजिटिव हों तो ये जो यहाँ पे माइनस बीटा की जगह खाली बीटा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बीच में जो प्लस का साइन आ रहा था ना अभी तक फॉर्मूले के अंदर, वो जो है सिर्फ माइनस में बचेगा, बिकॉज ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जा रहा था, लेकिन अब प्लस नहीं होगा क्योंकि ये बीटा जो है पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो तब हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा समझो, तब हमारा जो फॉर्मूला में चेंज आएगा, ध्यान से समझ लो, ये आप केस याद रखना कि जब अल्फा और बीटा यहाँ पे लिख लो, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इन सेम डायरेक्शन, तब हमारा जो फॉर्मूले में चेंज आएगा ना, हमारा फॉर्मूला की वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू μ0/4 I बाई ए हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन बीटा। क्योंकि आप उसको इंटीग्रेशन का प्रोसेस चेक करो तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएगी वो अल्फा बीटा की आएगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन बच जाएगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है मैंने, लेकिन आपको सिर्फ वो समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कभी इस तरह के केस आ जाए इस तरह से सॉल्व करना। ओके, फॉर्मूला नोट करो। तो इसी फॉर्मूला को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। देखो ए बी सेक्शन है हमारा, तो ए बी सेक्शन में देखो हमारे पास, देखो पहली बात तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखो ये हमारा होता है अल्फा, ये हमारा होता है बीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एंगल बन रहा है, एक साइड मतलब एक साइड एंगल बन रहा है वो अल्फा होगा, दूसरे साइड जो एंगल बन रहा है वो बीटा होगा, लेकिन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा छोटा वाला एंगल, देखो ये हमारा, देखो पहला वायर है इस तरफ, ये हमारा है अल्फा, और जो छोटा वाला एंगल है वो हो गया मेरा बीटा। ठीक है, वायर के देखो एक एंड तक, देखो मैं क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर के एक एंड तक, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के एक एंड तक, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के दूसरे एंड तक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के दूसरे एंड तक। ठीक है, तो पहले एंड तक बना अल्फा और दूसरे एंड तक बना बीटा। तो अगर इस केस में देखो हमारा अल्फा बीटा क्या होगा, इस केस में ये वायर ए बी के लिए हमारा अल्फा बीटा क्या होगा, हमारा जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 90 होगी, और बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखो इस तरह से मैं अगर कनेक्ट करता हूँ इसको पी पॉइंट को, तो इस तरह से फिगर बनेगा। तो हमारा देखो ये इस तरह से, तब हमारा ये देखो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखो ध्यान से इस तरह से कुछ बन रहा है, ये हमारा एंगल जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है इस तरह से, है कि नहीं, हमारा एंगल क्या हो जाता है एग्जैक्टली 90 डिग्री बन जाएगा, बिकॉज ये इनफाइनाइट वायर है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, सोचो ये हमारा रेडियस आर है, हम मान लेते हैं रेडियस आर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रेडियस आर। अब आर और आर सेम हो गए तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, मतलब हमारे बीटा की वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री। ओके, तो अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ड्यू टू फर्स्ट वायर हो जाएगा μ0/4 इंटू आई बाई आर, बिकॉज रेडियस है आर, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन हो 90 हो गया 1, माइनस ऑफ साइन बीटा हो गया 1/√2। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू में यहाँ पे पुट किया, तो ये मेरे को मिल गई B1 की वैल्यू। B1 मतलब ये वायर के लिए। अब दूसरा हम ढूंढते हैं B2 मीन्स B3 ढूंढते हैं। चलो पहले B3 ढूंढ लेते हैं, बिकॉज B2 तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, B2 की वैल्यू हो जाएगी μ0/2 इंटू आई बाई आर, ये हमारी हो गई B2 की वैल्यू। डायरेक्शन भी देख लेते हैं हम, देखो 1 की वजह से डायरेक्शन कहाँ पे है, इनसाइड है ना, 1 की वजह से डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, इनसाइड। देखो ये रहा 1 की वजह से इनसाइड डायरेक्शन में है, मतलब ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड है। और ये 2 की वजह से, देखो 3 की वजह से कहाँ जा रहा है, देखो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 3 की वजह से सेंटर पर आ रहा है बाहर की तरफ, 3 की वजह से सेंटर पे आ रहा है बाहर की तरफ, ये लिखूंगा इसको आउटसाइड, सॉरी अच्छा 3 की, बाकी 2 की वजह से कहाँ पे आ रहा है, देखो 2 तो हमारा सर्कुलर सेक्शन है ना,
तो सर्कुलर सेक्शन की वजह से कहाँ पे आ रहा है, देखो ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, तो देखो बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड, तो ये भी हमारा हो जाएगा आउटसाइड। ओके, अब 3 की वजह से हमको ढूंढना है, तो 3 की वजह से भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो इसमें अल्फा बीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये रहा, तो ये रहा हो जाएगा मेरा, एक तरफ हो जाएगा अल्फा और एक तरफ हो जाएगा मेरा बीटा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, B3 में, जो B3 का केस है यहाँ पर ड्रॉ लिखता हूँ, तो B3 वाले में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। बिकॉज इनफाइनाइट है ना, तो इस तरफ तो 90 डिग्री बनेगा, इनफाइनाइट वायर है ना, बहुत इन्फिनिट तक एक्सटेंड करती है, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा μ0/4π इंटू I/r, तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ 1, तो ये मेरा फॉर्मूला बना, μ0/4π I/r 1/√2 माइनस ऑफ 1। तो B1 B2 B3 की वैल्यू हमको मिल गई। इसका अच्छा, B3 का डायरेक्शन कहाँ पे है, थंब रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, बाहर की तरफ, थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा आउटसाइड। अब हमको B1 B2 B3 तीनों मिल गया, तो हम तीनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का डायरेक्शन आउटसाइड है और B1 का डायरेक्शन इनसाइड है, तो आउटसाइड वाले को ऐड कर देंगे, इनसाइड वाले के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर उसको मैं लिखता हूँ, ये आप नोट कर लो इसको, जब कभी भी अल्फा बीटा सेम डायरेक्शन में हो तो हमको माइनस लगाना होता है। एक और क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूँ ऐसा, कि जब अल्फा बीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है वो, उसको भी हम लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के बाद ही लेते हैं। तो क्या 2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम B1 B2 B3 करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, B1 प्लस B2 कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, तो पहले देखो सेम डायरेक्शन में कौन से हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हमारा B का वैल्यू क्या आएगा, पहले एडिंग वाले कौन से B2 प्लस B3 को ऐड करेंगे और उसके साथ माइनस ऑफ B1 कर देंगे। ओके, इस तरह से। तो B2 क्या है, B2 ये है मेरा B2। ओके, ये रहा। ओके, तो μ0/2 इंटू I/r हो गया, प्लस B3 क्या है मेरा ये, तो ये दोनों में देखोगे तो μ0/4π I/r कॉमन हो गया, तो μ0/4π इंटू I/r कॉमन, अंदर क्या बचेगा, पहले वाले का अंदर बचेगा 1 माइनस 1/√2, और इस वाले का, बिकॉज बीच में माइनस का साइन है, देखो बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/√2 प्लस 1, इस तरह से बनेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1/√2 और प्लस 1, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ओके, देखो माइनस 1/√2 प्लस 1 हो गया। ओके, तो यहाँ से देखोगे तो ये 1/√2 और ये 1/√2 सॉरी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हटाता हूँ इसको, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, चलो नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप, फिर से लिख देता हूँ। तो बी नेट की पहले हम लिखते हैं, बी नेट की B2 की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो μ0/2 इंटू I/r और प्लस B3 की वैल्यू लिखूंगा, देखो B3 की वैल्यू क्या है, μ0/4π I/r, यहाँ पे लिखूंगा μ0/4π इंटू I/r, अंदर क्या है 1/√2 माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस B3 की वैल्यू लिखूंगा, B1 की वैल्यू लिखता हूँ μ0/4π इंटू I/r, अंदर क्या है 1 माइनस 1/√2। तो देखोगे ध्यान से, इसमें देखोगे दोनों में, तो μ0/4π देखो बाहर का तो ऐसे ही है, μ0/2 इंटू I/r, और अंदर क्या हो रहा है, देखो माइनस का साइन अंदर एंटर करोगे तो μ0/4π इंटू I/r कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 1/√2 माइनस ऑफ 1 सॉरी हाँ माइनस ऑफ 1 प्लस 1/√2। माइनस ऑफ 1 प्लस 1/√2, देखो ध्यान से 1 माइनस 1, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, देखो ध्यान से देखो, ये 3 वाले में अल्फा बीटा दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, बिकॉज ये थर्ड केस में अल्फा बीटा दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला वही लगेगा।
पहले वाले केस में सेम डायरेक्शन में थे इसलिए हमने माइनस लगाया था। ओके, मेन फॉर्मूला तो हमारा प्लस वाला ही है। तो कहाँ पे है 1/√2 + 1, तो 1/√2 + 1 यहाँ पे आ गया +1। ओके, तो इससे देखो मेरा +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो ध्यान से, μ02 × I/R, और यहाँ बचेगा देखो 2/√2 हो जाएगा, तो उससे √2 बचेगा मेरा, तो √2 आ जाएगा इंटू μ04π × I/R, ये बचा। अब देखो इसमें से हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है तो उसके हिसाब से हम कॉमन निकालेंगे। तो ऑप्शन में बाहर μ0/I × 2πr कॉमन निकाला है, तो मैं μ0I/2πr कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखो, मैं 2π कॉमन निकाला तो नीचे बचेगा 2, मतलब √2/2 बच रहा है इस तरह से, है ना। तो यहाँ से देखोगे मेरा जो है आई थिंक सो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पाई प्लस 1/√2। देखो ये हो जाएगा 1/√2। तो मेरा जो ए ऑप्शन है ना μ0I/2πr पाई प्लस 1/√2, तो वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन और कर लोगे ना अल्फा बीटा सेम डायरेक्शन वाले, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का लेते हैं जो कि JEE Advanced 2017 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन है एकदम। उसको भी अगर पॉज करके ट्राई कर लो, उसमें भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। ओके, तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले काम करो, उसको पॉज करके ट्राई कर लो, जब तक आंसर ना आए तब तक रेज्यूम मत करो, उसके बाद वीडियो रेज्यूम करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो कि JEE Advanced 2017 का है। देखो, तो ये क्वेश्चन में कुछ हमको दिया है सिमेट्रिक स्टार शेप दिया है। ओके, हमको इस तरह से स्टार शेप दिया है। सिमेट्रिक दिया मतलब सारे स्टार जो है सिमेट्रिक है एकदम। फिगर में भले मिस्टेक हो लेकिन एक्चुअली में दोनों सब सिमेट्रिक हैं। ओके, इस तरह के हमको स्टार शेप दिया और हमको ये पूरा डिस्टेंस जो है हमको 4a दिया है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो पूरा दिया है हमको, ये हमको दिया है 4a। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। क्वेश्चन ने बोला है कि ओके द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट साइड इज 4 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है हमको ढूंढना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके ट्राई करो आप। देखो करंट यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है। ओके, पूरे वायर में। तो करेंगे क्या यहाँ पे, पहली बात तो देखो 6 सेक्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। हम क्या करेंगे, पहले किसी एक सेक्शन में फाइंड करेंगे। और देखोगे ध्यान से तो हर सेक्शन में 2 वायर हैं, एक ये वायर एक ये वायर, एक ये वाला वायर एक ये वाला वायर। तो ऐसा अगर सिंगल वायर गिनो ना तो मेरे पास टोटल 12 वायर है। देखो 1 ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये देखो 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं सिंगल वायर गिनूँ तो मेरे पास टोटल 12 वायर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक वायर पे हम ढूंढ लेंगे, उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। बिकॉज देखो यहाँ पे ये वायर है और एक ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है, ये वाला वायर है। तो हम किसी एक वायर पे ढूंढते हैं। देखो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये वाला मेरा वायर है, ये देखो ये वाला मेरा वायर है और यहाँ पे सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो 2a होगा। बिकॉज पूरा 4a है तो सेंटर तक का डिस्टेंस 2a है। मीन्स ये हमारा डिस्टेंस जो है सेंटर तक का, इस पॉइंट पे हमको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये डिस्टेंस जो है हमारा 2a है और ये हमारा है वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये हमारा है वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई इस तरह से। अब हमको ढूंढना है सेंटर पर सिर्फ इसी वायर की वजह से। अब फिर से देखो वही केस हमारा आ गया जिसमें देखो वायर जो है कुछ पर्टिकुलर एंगल पर है। तो इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, कहाँ पे मिलेगा बताओ। वायर देखो कुछ इस तरह से, हमको इस पॉइंट पर ढूंढना है, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कैसे मिलेगा,
हमको क्या करना पड़ेगा, वायर को कुछ इस तरह से एक्सटेंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फिगर को अच्छे से बनाऊँ मैं तो फिगर जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ इस तरह से, तभी हमको मतलब इससे जो है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिलेगा ये वाला, ठीक है। हमको अगर जो है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ओके। ये हमारा पॉइंट कुछ, ये हमारा देखो ये वायर का दूसरा पॉइंट कनेक्टिंग है और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। मतलब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना होता है, हमको जिस पॉइंट पर ढूंढना है। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारे पास ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट से हमको वायर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। तो हमने क्या किया, वायर को थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड किया, वायर के लाइन को, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ओके। तो अब जो है ना हमारा अल्फा और बीटा क्या होगा, एक तरफ वायर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले एंगल ढूंढते हैं। तो बिकॉज हमारे पास स्टार शेप्ड है, तो टोटल एंगल जो होगा इसका 360 होगा, है कि नहीं। टोटल एंगल जो होगा 360 होगा। तो यहाँ पर अगर एक साइड वायर देख लेना, तो एक साइड का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। जैसे मानते हैं ये हमारा जो टोटल एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा, देखो ध्यान से। पहली बात तो देखो हमारे पास इस तरह से पूरा है स्टार, तो जो टोटल एंगल बनाएगा ये 360 डिग्री बनाएगा कि नहीं। टोटल एंगल क्या बनाएगा, 360। मतलब अगर एक साइड का ये एंगल देखो तो ये 60 डिग्री होगा, उसको भी हमने बीच से काट दिया है। मतलब ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री, है कि नहीं। क्योंकि देखो पूरा 360 होगा, ये होगा 60, उसको बीच में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। वैसे हो जाएगा 30, ऐसे 30 हो गया 360 डिग्री टोटल बन जाएगा। तो ये 30 डिग्री है। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक है, जिसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ये एक्स हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा मेरा, ये क्या है, देखो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा टोटल एंगल ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ओके। ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो अब इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, तो मैं sin 30 लिखता हूँ, sin 30, जो कि हो जाएगा अपोजिट, मतलब x/2a। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा x/2a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया a। मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना x, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है a, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया। और दूसरी बात, हमको अल्फा और बीटा ढूंढना है। तो अल्फा बीटा कहाँ से लेते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेते हैं। तो देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला वाला साइड, ये मेरा पूरा एंगल हो गया अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री। और दूसरा साइड, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं पता है ना आपको, इस तरह से देखो, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके देखो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के एक कॉर्नर तक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के दूसरे कॉर्नर तक। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के एक कॉर्नर तक ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के दूसरे कॉर्नर तक ये हो जाएगा मेरा बीटा, जो कि हो जाएगा बीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, समझे, ये वाला एंगल, ओके। और दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है। तुम्हारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखूंगा वो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I/a। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a ही है, तो यहाँ पे लिखूंगा a, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin अल्फा माइनस ऑफ sin बीटा, ठीक है ना। माइनस क्यों लगाया पता ही आपको, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो μ0/4 पाई इंटू हो जाएगा I/a, और साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है 30, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है बन के, यहाँ से आ रहा है मेरा μ0/4 पाई इंटू I/a, और अंदर बच रहा है √3 माइनस ऑफ 1/2, इस तरह से मेरा बन रहा है।
तो ये तो मेरा मिला सिर्फ एक वायर की वजह से। ऐसे मेरे पास टोटल कितने वायर हैं? टोटल मेरे पास 12 वायर हैं, 12। देखो 1 2 3 4 12 वायर हैं। तो जो बी नेट की वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी 12 टाइम्स ऑफ बी। तो 12 टाइम्स ऑफ जो भी मेरा फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। अच्छा नीचे 2 भी है तो नीचे 2 लिख दो, और यहाँ पे साइड में है √3 - 1, तो ये हो जाएगा 6। तो मेरा क्या है 6। मैंने 12 टाइम्स क्यों लिखा? बिकॉज सारे का डायरेक्शन भी सेम आएगा, सेंटर पर देखोगे सेम डायरेक्शन आएगा, ठीक है, सबका जो है आउटसाइड आ जाएगा डायरेक्शन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? देखो 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? वो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई ए अपॉन √3 - 1 मीन्स जो है मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 6, मतलब ए ऑप्शन जो है मेरा मैच कर रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, जब अल्फा बीटा सेम डायरेक्शन में हो तो किस तरह से उसको किया जाता है। ओके, इसको रफ करके आज का हम ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है? अ हेल्महोल्ट्ज कॉइल हैज़ अ पेयर ऑफ लूप्स। मतलब कुछ देखो फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कंफ्यूज कर सकता है बच्चे लोग को। मैंने आपको बताया कि जे एडवांस वाले डायग्राम में हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है ए, और हमको ये पॉइंट दिया है सी, और ये बीच का पॉइंट हमको दिया है पी। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको आर दिया है। तो इससे आप समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं उन लोग। देखो पहली बात तो ये, और ये जो है हमको डिस्टेंस 2r दिया है, और ये हाँ, तो ये 2r है, तो ये भी 2r होगा। ये पी पॉइंट है जो कि सेंटर में है। करंट आई फ्लोज थ्रू द लूप, ठीक है, सेम डायरेक्शन, दोनों लूप में डायरेक्शन भी सेम है। इस तरह से, और क्या बोल रहे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी मिडवे बिटवीन, मतलब इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहली बात तो देखो, आपको क्या लग रहा होगा कि सर्कुलर सेक्शन है। देखो सर्कुलर, बिकॉज हमको पी पॉइंट, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो ये डिस्टेंस हमको 2r दिया है, मतलब इसका रेडियस जो है r है, और इसका ये वाला रेडियस ये भी r होगा। तो बताओ अगर ये r है, अगर ये r है, तो ये टोटल r कैसे हो सकता है? मतलब क्वेश्चन इन लोगों ने भले इस तरह से फिगर ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअली में है ना, ये सर्कुलर नहीं रखा, ये है ना, ये 3D में रखा है। देखो समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। देखो यहाँ पर देखो, आपको क्या लग रहा होगा कि ये इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से नहीं रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है। उन्होंने खाली इसको 2D में ड्रॉ किया है। और ये जो पॉइंट है ना हमारा एक्सिस का पॉइंट है। क्या पॉइंट है हमारा? एक्सिस का पॉइंट है। मीन्स एक्चुअली में फिगर इन लोगों को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए था। ये वाला फिगर हो गया, यहाँ पे ये फिगर हो गया, और ये बीच का पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस हमको आर का दिया है, और हमको बीच में पूछा है। इस तरह से उन लोगों को फिगर ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ करने में मिस्टेक की है। लेकिन हमने क्वेश्चन समझ लिया, बिकॉज ये डिस्टेंस आर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो इतना ही 2r हो गया। तो ये डेफिनेटली 2r से बड़ा होगा अगर ऐसा होता तो, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ये r हो गया, और इसका रेडियस भी हमको r दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस हमको क्या दिया है? हाँ, r। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सिस वाला क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पहले मैं एक की वजह से ढूंढ लेता हूँ। तो b1 हो जाएगा म्यू नॉट बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? देखो सेंटर पर ढूंढना, दी x की वैल्यू हो जाएगी मेरी r/2। तो x की जगह पे r/2 पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो b1 हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस r/2 रखूँगा अगर, तो ये हो जाएगा r²/4 रेज़ टू 3/2। तो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे आ रहा है 5r²/4 रेज़ टू 3/2। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? देखो ध्यान से,
इससे बनेगा मेरा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, बाहर तो 2 है ही, और अंदर बचेगा, अगर लिखूँगा √5r लिखूँ बाई 2 लिखूँ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √5r बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। मतलब क्या बन रहा है फॉर्मूला लास्ट में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर रेज़ टू 2 इंटू ये क्या बन रहा है 5 रेज़ टू 1/2 है और ऊपर 3 है, तो हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1/2 है वो 3 है तो 3/2 हो गया। नीचे क्या बन रहा है 2 का क्यूब मतलब 8 बन रहा है नीचे, तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो बन रहा है मेरा 4 इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे बच रहा है 5 रेज़ टू 3/2। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉइल की वजह से है। सेम वही आंसर हमारा दूसरी कॉइल की वजह से भी आएगा। अब देखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, चलो देख भी लो आप कि मतलब अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे दोनों को जो नेट डायरेक्शन आएगा ना वो भी सेम आता है नेट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने पता फिगर में बताया था कि लूप के दोनों तरफ डायरेक्शन सेम ही होता है। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे भी यही डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा, तो लूप के दोनों तरफ होता है डायरेक्शन सेम, तो ये जो है इस पॉइंट पर ऐड हो जाएगा। तो ये एक लूप की वजह से ये है, तो मेरा बी नेट जो हो जाएगा ना, बी नेट जो हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2 इस तरह से। तो ये है, इसको डबल कर दो तो हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 5 रेज़ टू 3/2। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 5 रेज़ टू 3/2, हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8 वाला कुछ आंसर आ जाएगा, ऊपर 4 + 4 हो जाएगा 8, मतलब कुछ जो मेरा ओके 8 वाला ऑप्शन है 3/2, मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन। यहाँ पर नेट डायरेक्शन दोनों ऐड ही होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। आपको भले हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल दिया, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या पता क्या होता है आपको भले नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो सिर्फ एक्सिस वाला था ना, उसका तो आप सॉल्व ही कर सकते थे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। होप सो आपको ये रैपिड फायर राउंड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड लोग को भी लेक्चर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया तो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं लेकिन बाकी के जो बचे हैं उसको भी आप कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।